क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खास मुलाकात में आज मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी। कोरोना संकट से पैदा हुई मौजूदा परिस्थितियों के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए जय प्रताप सिंह जी आज हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़े हैं। राज्यसभा टीवी में सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जय प्रताप जी, आज पूरा विश्व कोविड-19 से पैदा हुए संकट से जूझ रहा है। भारत जैसे देश के लिए भी ये एक परीक्षा की घड़ी है। आबादी के लिहाज से अगर हम बात करें तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते कोरोना संकट को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं और इससे फिलहाल जो राज्य है वो किस तरीके से निपट रहा है? एक बहुत बड़ी चुनौती ये है, वैश्विक महामारी है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। और जिस तरह से जिस वायरस का हम लोग ने देखा है, जिस विकसित देशों में चाइना से निकल के और अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस जैसे बड़े बड़े विकसित देशों में पूरी तरह ध्वस्त करते हुए हमारे देश में दस्तक दिया है। और एक अच्छी बात भी है कि वहाँ से निकलते निकलते जब हमारे देश में आया तो हम लोग को इसकी अलर्ट जनवरी में ही मिल गया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। और तभी इसको हमने ये जान लिया था कि ये काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ आ सकता है। और उसी मुताबिक उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में हमने अपनी पूरी तैयारी जनवरी के अंत से शुरू कर दिया था। यहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ कि वहीं से प्लानिंग हमारा शुरू हुआ जब हमारे उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर 19 बॉर्डर पॉइंट है, वहीं हमने जनवरी के 26 तारीख तक हमने शुरू कर दिया था स्क्रीनिंग करना। एयरपोर्ट्स पर हमने थर्मल स्कैनर लगाना शुरू कर दिया। ट्रैवल हिस्ट्री हमने पूछना शुरू कर दिया था जो लोग विदेश से आते थे। और इस तरह की तैयारी के साथ में हमारा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आइसोलेशन बेड्स में कन्वर्ट करके L1, L2, L3 का कोविड का कंसेप्ट उत्तर प्रदेश ने ही पहले प्रारंभ किया, जिसको आज सभी राज्यों ने अडॉप्ट भी किया है। और किस तरह के फैसिलिटी सेंटर्स हम करेंगे, हमने उसी दिन से अपना तैयारी कर दिया। और इस 2 महीने के अंदर हमने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर अपना तैयार करके रखा हुआ है, जिसमें मैं इतना बता सकता हूँ कि लगभग 55,000 बेड्स हमने अभी तक तैयार कर दिए हैं, जिसमें आइसोलेशन बेड्स भी है, क्वारंटीन फैसिलिटीज़ भी है। और जहाँ हमारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं, 100 बेड्स के हॉस्पिटल पूरे प्रदेश में जगह जगह पर हमने तैयार किया है। वहाँ पर हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड वेंटिलेटर्स के साथ पूरी तैयारी के साथ हम अब इस समय पूरे तैयार हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अभी फिलहाल राज्य में कोरोना संक्रमण के आंकड़े की अगर हम बात करें तो 3,000 को पार कर गया है। हालांकि रिकवरी रेट और डबलिंग रेट की बात करें तो उसमें काफी सुधार भी हो रहा है, लेकिन आगरा जैसे जो जिले हैं वो चिंता बढ़ाते हैं। ऐसे में राज्य के जो संवेदनशील जिले हैं उसके लिए उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की क्या रणनीति है? आगरा हमारा सबसे पहले अफेक्टेड जिला था। जब इटली से आए हुए लोग एक परिवार का ट्रैवल हिस्ट्री में निकला तो वहीं से हमारा शुरू हुआ था। और उस समय हमने जो प्लानिंग आगरा में किया था, एकदम उसका कंटेनमेंट जोन बनाया था। उस 3 किलोमीटर की परिधि में हमने कम से कम 200 टीमों बना के घर घर जाके हमने उसका सर्वेक्षण किया, उसका सैनिटाइजेशन किया। एक अच्छा मॉडल बन गया था। आगे चलते चलते एक प्रॉब्लम आया कि हमारे करीब 5 या 6 ऐसे निजी चिकित्सालय हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जिन्होंने बिना सरकार को, हमारे स्वास्थ्य विभाग को सूचित किए बिना उन्होंने कोरोना के पॉजिटिव केसेस को ट्रीट करना शुरू किया और प्रिकॉशंस नहीं लिया, सूचना नहीं दिया, और उनके हॉस्पिटल स्टाफ इफेक्ट हो गए। और ये 5-6 जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे, इनके स्टाफ के इन्फेक्ट होने से न सिर्फ आगरा, आपका फिरोजाबाद, आपका मैनपुरी, आपका इटावा और एटा, ये सब जिले हमारे फैल गया एक साथ में, और हमको कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत आई। खैर, अब ये पूरे 2 महीने के अंदर हमने काफ़ी टीमें बदली, प्रशासनिक अधिकारी बदली, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट से भी टीम आके इस समय कैंप कर रहा है आगरा में। और इधर जो बढ़ते हुए जो हमारी पॉजिटिव केसेस डे टू डे आ रही थी,
वो घट के अब बिल्कुल 0 आ गया, या कहीं 1 आ रहा है, कहीं 2 आ रहा है। उसको हमने कंटेन करने का पूरा जो स्ट्रैटेजी बनाया वो इस समय जी बिल्कुल इन प्लेस हो गया है। इसी के साथ जी हमारे जो अन्य इस तरह के ज़िले थे, जैसे कि गौतम बुद्ध नगर है, मेरठ है, सहारनपुर है, इनको भी हमने नए गाजियाबाद। स्ट्रैटेजी, गाजियाबाद भी है, इन सभी को हमने नए प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारियों को बदल के और एक नए स्ट्रैटेजी के मुताबिक उनको चेन जी तोड़ा, उनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया, उनके चेन तोड़ा और उसको कंटेन करने का हमने प्रयास किया, और लगभग वो कंटेन हो गया। कोई बाहरी केस इस तरह के नहीं आ रहे। जी। लेकिन एक और चुनौती जयप्रताप जी सामने आ रही है। देश भर से सबसे ज्यादा अधिक प्रवासी मजदूर जो हैं वो उत्तर प्रदेश में आए हैं। अब तक 3 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर राज्य में आ चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। इन प्रवासी मजदूरों के लिए यूपी सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं? टेस्टिंग और स्वास्थ्य को लेकर जो प्रोटोकॉल आप लोगों ने बनाया है, उसे लेकर क्या व्यवस्था की गई है? पूरी व्यवस्था दी है और हमें कोई चिंता नहीं है। जो हम जानते हैं कि 20 से 25 लाख के लोग श्रमिक हमारे वापस आ रहे हैं। ऑलरेडी हमारे प्रदेश में 9 लाख से ऊपर आ चुके हैं। कोई ऑफिशियली आए हैं ट्रेन से और बसों से, और कुछ अनऑफिशियली लोग भी आ गए बीच में। लगभग 8, साढ़े 8, 9 लाख तक हम लोग ऑलरेडी रिसीव करके हमने गांव में उनको रखा भी है। तो हम उसकी तैयारी पहले से कर चुके थे, जानते हुए कि ये 1 महीने के अंदर ये सब शुरू हो जाएगा। और टेस्टिंग हमारा, देखिए, सबसे बड़ी भूमिका हमारी टेस्टिंग की है। जहां हम 8 मार्च को पहला केस हमको आगरा मिला था, तब हमारा टेस्टिंग लैब एक किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो हमारा बड़ा वो की नामित तो एक मेडिकल कॉलेज है, उसमें एकमात्र टेस्टिंग लैब था हमारा। और वहां से लेके आज हम मई में आ गए हैं। हमने अभी 27 लैब्स बना दिए हैं, और 27 लैब आईसीएमआर से सर्टिफिकेशन होने के बाद वो चालू हो गया। 5,500 टेस्टिंग हमारा डे टू डे हो रहा है। पूल टेस्टिंग जब हम कराते हैं तो वो लगभग 5-6 हज़ार और जा रहा है। इस तरह मिला के लगभग 9 से 10 हज़ार टेस्टिंग हम अभी कर रहे हैं, और 1.5 लाख से ऊपर टेस्टिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एक बात तो जी टेस्टिंग की बात है। दूसरी बात, जितने भी ये श्रमिक आ रहे हैं, इनके लिए हमने जी पहले से क्वालिटी फैसिलिटेशन सेंटर्स बना रखे थे। जैसे ये जनपदों में जाते हैं, वहाँ तहसील वाइज इनका बंटवारा कर देते हैं। हमारे क्वारंटीन शेल्टर्स हमारे जो बने हुए हैं, उनमें इनको डाल दिया जाता है, और एक पूरी डॉक्टर्स की टीम इनको स्क्रीनिंग करना शुरू कर देता है। जैसे हम स्क्रीनिंग करते हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं और इनका कोई प्रकार का लक्षण नहीं है, उनको हम सीधा होम क्वारंटीन के लिए गांव में हम भेज देते हैं। हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से और निगरानी समिति के माध्यम से वो वहाँ चले जाते हैं। बाकी जो थोड़े बहुत सिम्टम्स वाले होते हैं, उनको हम क्वारंटीन फैसिलिटी में रखते हैं। 1 हफ्ते के बाद उनका अगर लक्षण कुछ बढ़ता है तो उनको हम सैंपलिंग कराना शुरू करते हैं। अगर कुछ नहीं बढ़ता है तो उनको भी हम होम क्वारंटीन में डाल देते हैं। होम क्वारंटीन में हमारे जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, वो हमारे आशा वर्कर्स और एएनएम्स और डॉक्टर्स की टीम रेगुलरली अपने सर्कल के अंदर उनको डे टू डे उनका परीक्षण करना, उनके घर पर पोस्टर चिपकाना, उनका वहाँ का प्रधान, जो निगरानी समिति प्रधान और अन्य लोग गांव की समिति जो बनाया गया, उनको बताना, उनको काउंसलिंग करना, और ये सुनिश्चित करना कि 21 दिन तक आपको घर से नहीं निकलना है, वो उस निगरानी समिति को हम बताते हैं। और जो भी उस फैमिली के अंदर, वो व्यक्ति जो अपने होम क्वारंटीन में रहता है, उस फैमिली के अंदर अगर थोड़े से भी लक्षण है, कॉफ, कोल्ड, फीवर का किसी भी मेंबर ऑफ द फैमिली के लिए होगा, तो उसका पूरा डिटेल वो आशा वर्कर लेके अपने रात शाम को व्हाट्सएप पर करके, हमारा एक एनएचएम का पोर्टल है, डे टू डे इन्फॉर्मेशन हमको आता है। और आज अभी तक हमने 1 लाख से ऊपर का सर्वे हम ऑलरेडी होम क्वारंटीन का कर चुके हैं। और थोड़ा सा भी लक्षण आता है तो हम उसको फिर क्वारंटीन में करके और आगे बढ़ते बढ़ते हम सैंपलिंग कराने के लिए तैयार होते हैं। तो इस तरह करके हमने सारी व्यवस्था, हमारा बिल्कुल सही तरह से चल रहा है। जितने भी श्रमिक आने वाले हैं वो फेज वाइज आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं। हम जैसे हमारा क्वारंटीन खाली होता है, वो नेक्स्ट स्लॉट आ जाता है, उनको हम फिर टेस्टिंग करते हैं, नेक्स्ट स्लॉट आता है, उनका स्क्रीनिंग करते हैं। इस तरह करके हम पूरे जनपद, पूरे प्रदेश में एक व्यवस्थित ढंग से हमने उसको मैनेज कर रखा है, और इसी तरह हम कर भी रहेंगे।